विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध गुटखा व सुपारी का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। आपको बता दें, आरोपी मयंक यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने 4 अन्य वांछित अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध गुटखा का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। महोबा जिले के महोबकंड थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध गुटखा और सुपारी की तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के पाठकपुरा मोहल्ले निवासी मयंक यादव एक पिकअप लोडर से अवैध सुपर किंग सुगंधित सुपारी व गुटखा ले जा रहे थे और भूरा टूडर मोड़ के पास पुलिस चेकिंग के दौरान उसे दबोच लिया गया और उसके पास से करीब 12 लाख रुपए का मूल्य का गुटखा बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी मयंक यादव के खिलाफ थाना महोबकंड में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घटना में प्रयुक्त वाहनों को भी सीज किया है और इस मामले में पुलिस अब 4 अन्य वांछित अभियुक्त महेंद्र राजपूत और जवाहर यादव, नरेंद्र गुप्ता और संतोष साहू की तलाश में जुटी हुई है। इस कार्रवाई में वरिष्ठ उप निरीक्षक कन्हैया लाल यादव, माननीय उप निरीक्षक दीक्षा, हेड कांस्टेबल रतन सिंह, कांस्टेबल नितिन कुमार और खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार शामिल हैं। दिनांक 30 नवंबर 2025 को एक मुखबिर खास के द्वारा सूचना दिया गया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा नौगांव मध्य प्रदेश क्षेत्र में अवैध रूप से सुगंधित पान मसाला सुपारी गुटखा का निर्माण करके एक पिकअप वाहन में लोड करके जनपद महोबा क्षेत्र में अवैध बिक्री हेतु लाया जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक महोबकंड के नेतृत्व में कुशल टीम का गठन किया गया तथा मुखबिर की निशानदेही पे भूरा टोडर मोड़ महोबकंड में हरपालपुर के तरफ से आते हुए एक वाहन को रोककर पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम मयंक यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी पनवाड़ी जनपद महोबा बताया तथा पिकअप में लदे सामग्री के बारे में पूछा गया तो उसने बताया इसमें सुगंधित पान मसाला गुटखा सुपारी भरा हुआ है। उससे उसके परिवहन बिक्री निर्माण आदि के विषय में जानकारी की गई तो उसने बताया कि महेंद्र राजपूत, जहर यादव और नरेंद्र गुप्ता, संतोष सिंह साहू के द्वारा मिलकर इसका निर्माण कराया जाता है तथा महोबा में विभिन्न क्षेत्रों में इसकी बिक्री की जाती है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम को मौके पर बुलाया गया। संयुक्त टीम के द्वारा पिकअप वाहन की जांच की गई। वहां से कुल 15 बोरी बरामद हुए जिसमें 89 पॉली पैक थे। उन पॉली पैक में कुल लगभग 3,40,200 पाउच बरामद हुए जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा परीक्षण हेतु कुछ पाउच को नमूना के तौर पर लिया गया तथा बाकी अन्य सामग्री को भी सीज कर दिया गया तथा वाहन को भी सीज किया गया तथा सभी अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल मौके से गिरफ्तार अभियुक्त मयंक यादव को न्यायिक रिमांड हेतु जिला न्यायालय महोबा भेजा गया जहां उसे न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन कर दिया गया है। अन्य इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई आगे कराई जा रही है। खबर महोबा से है जहां जिला अस्पताल परिसर में शराबी ने मचाया उत्पात। आपको बता दें, रोकने पर तैनात होमगार्ड से भी की अभद्रता, युवक के साथ मारपीट कर मचाया तांडव। शराबी की हरकतों और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 1 घंटे तक शराबी का अस्पताल परिसर में चलता रहा ये ड्रामा। जिला अस्पताल परिसर का पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना बिहानी पुलिस को सोमवार देर रात बड़ी सफलता मिली है जब पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, दोनों आरोपी जिले में सक्रिय अवैध गतिविधियों व फायरिंग की घटनाओं में वांछित चल रहे थे। थाना पिसावा क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने अपने भाई पर हमले की रिपोर्ट 16 नवंबर 2025 को दर्ज कराई थी। आरोप है कि कुछ लोग पुरानी रंजिश के चलते उसके भाई को घर से खींच कर ले गए हैं और मारपीट कर घायल कर दिया है। इसी प्रकरण में शामिल कई अभियुक्त पहले से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसी मामले में वांछित 2 और अभियुक्तों की तलाश पिहानी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 1 दिसंबर की रात थाना पिहानी पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों भागने लगे जिससे उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई और बाद में छिपने के प्रयास में एक आरोपी ने पुलिस टीम पर असलहे से फायर कर दिया है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बरामदगी पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 1 अदद तमंचा, 315 बोर,
विस्फोट, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा और कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों अभियुक्तों पर पहले से ही कई मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें धारा 302, 307, 402, 115(2), 100 और साथ ही 351, 352, 333 आदि शामिल हैं। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गोली लगने से चोट लगी है। पुलिस ने उसे तत्काल जिला अस्पताल हरदोई रेफर किया है और सुरक्षित इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहे थे। थाने से वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम अलाउद्दीन पुत्र जलालुद्दीन, निवासी साय मोहली, थाना कोतवाली देहात, जनपद सीतापुर एवं सद्दाम पुत्र सैफुल्ला, निवासी कस्बा एवं थाना पिसावा, जनपद सीतापुर है। इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त अलाउद्दीन के पैर में गोली लगी है। इनके पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस एवं 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त अलाउद्दीन को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। साथ ही दूसरे अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मुरादाबाद से है, जहां फारुखाबाद हाईवे स्थित बनकोटा गांव के तेज रफ्तार रोडवेज बस में बाइक सवार भाई बहन को टक्कर मार दी, जिसमें भाई की मौत हो गई जबकि बहन की हालत गंभीर। आपको बता दें, बिसौली कोतवाली के सिचौली गांव के रहने वाले बबलू यादव 25 वर्षीय पुत्र राम गोपाल यादव अपनी बहन कुसुम 20 वर्षीय पत्नी नरेंद्र के साथ सोमवार को बदायूं सदर कोतवाली की मिराजी चौकी के पास रहने वाले अपने मामा बुधपाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। अंतिम संस्कार के बाद बबलू अपनी बहन कुसुम के साथ अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक बनकोटा गांव के पास पहुंची, सामने से आ रही रोडवेज बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बबलू यादव की कुचलने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई है। उनकी बहन कुसुम गंभीर रूप से घायल हो गई है और साथ ही जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने वजीरगंज के अस्पताल में भर्ती कराया है, उनका इलाज जारी है। उधर हादसे के बाद रोडवेज बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है, जबकि उसकी बहन घायल हो गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच चल रही है। के साथ भाई हमारा बदायूं आए थे, उनके मामा खत्म हो गए थे और बदायूं से अपने मामा का संस्कार करवा के और घर जा रहे थे अपने। किसके साथ? अपनी बहन के साथ। अच्छा, फिर बहन के साथ जा रहे थे, रास्ते में बनकोटा पे बस से एक्सीडेंट हो गया था और रोडवेज पकड़ गई और ड्राइवर चालक भाग गया। ये खत्म हुए, इनका नाम क्या है? इनका नाम बबलू है। अच्छा, घायल इनकी बहन, उनका क्या नाम? उनका नाम कुसुम है। खबर जौनपुर से है, जहां भैंस बांधने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। आपको बता दें, खूनी संघर्ष में महिला की हुई मौत, महिलाओं की पिटाई से हुई मौत, उपचार के दौरान महिला की हुई मौत। आपको बता दें, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। पुलिस ने 3 महिलाओं को लिया हिरासत में। पवारा थाना क्षेत्र के टिकरा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर भैंस बांधने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थित पार्किंग से यात्रियों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोपहिया पार्किंग के ठेकेदार द्वारा निर्धारित स्थान के बाहर भी गाड़ियां खड़ी कराए जाने से लोगों में स्टेशन के मुख्य द्वार से अंदर बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ट्रेन का समय होने पर कई यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है। देखते ही देखते आपको बता दें कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का यह मुख्य द्वार है, जहां यात्रियों के लिए सुगम आवाजाही होनी चाहिए, लेकिन हालात इससे उलट है। उत्तर रेलवे द्वारा दोपहिया वाहन पार्किंग का ठेका तो स्टेशन परिसर में दिया गया है, पर ठेकेदार के कर्मचारी पार्किंग को स्टैंड के बाहर तक फैला देते हैं। निर्धारित स्थान से बाहर लगाए जाने से वाहनों के कारण मुख्य मार्ग पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। यात्रियों को अपने सामान के साथ रास्ता बनाते हुए अंदर प्रवेश करना पड़ता है। एक यात्री ने बताया कि वहां पर गाड़ी इतनी बाहर लगा देते हैं कि निकलने वाली कोई जगह नहीं बचती है। कभी कभी ट्रेन आने में 2 से 3 मिनट होती है और हम स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वहीं दूसरे यात्री ने बताया कि ठेका भीतर का है, लेकिन स्टैंड बाहर लगा दिया गया है, पूरा रास्ता बंद रहता है। प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेलवे प्रशासन इन शिकायतों पर कब और क्या कार्रवाई करती है। यात्रियों की यही मांग है कि पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि आवागमन सुचारू रहे और ट्रेन छूटने जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
खबर प्रयागराज से है, जहां मांडा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मांडा निवासी विष्णुकांत गुप्ता पुत्र राम सागर गुप्ता ने बताया कि मौजा हड़िया की गाटा संख्या 548 रकबा 0.4240 हेक्टेयर का संक्रमणीय भूमिधर एवं आरजी उपरोक्त पर उसके पिता का नाम अंकित है। वहीं भूमि की सुरेश और आपको बता दें कि भूमि को सुरेश भारतीय पुत्र सूर्यलाल व अंकित भारतीय व शिव कुमार भारतीय पुत्र सुरेश भारतीय व काजल आंचल और साथ ही प्रियंका पुत्री सुरेश भारतीय निवासी हंडिया मांडा जबरन कब्जा कराने में लगे हैं, जिसका विरोध किया तो मारपीट करने और महिलाओं के साथ अभद्रता व मारपीट की गई है और साथ ही साड़ी खींचे और कपड़े फाड़ दिए हैं, जिससे उनकी लज्जा भंग हुई है। मारपीट में महिलाओं को काफी चोटें आई हैं। वहीं पीड़ित का कहना है कि विपक्ष दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, आए दिन जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। वहीं पीड़ित परिवार मांडा पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहा है। मांडा के अभी हम हड़िया में मौजूद हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जमीन को लेकर के दो पक्षों में मारपीट होती है, मगर अभी हमारे साथ विपक्ष मौजूद है। इनका कहना है कि हमारे ही जमीन को दबंग जो है जबरन कब्जा कर रहे हैं। फिलहाल ये कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद भी वहां की जो महिलाएं हैं इनके साथ अभद्रता करती है। फिलहाल क्या कुछ सच्चाई है, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विपक्ष मौजूद है। आखिर घटना होती कैसे है, किस बात को लेकर के इतना बड़ा जो है विवाद खड़ा होता है। फिलहाल थाने में भी ये मामला पहुंच चुका है। क्या नाम हुआ आपका? संजू। किस बात को लेकर के विवाद हुआ था? सर यही जमीन थी मेरी और वहाँ पे कब्जा लोग हुए। कौन कब्जा कर रहे हैं? सर ये सुरेश कब्जा हुए हैं और हम लोग उस दिन झगड़ा हो रहा था, हम लोग गए छुड़ाने के लिए तो मेरे पेट पे लात मारा है। पेट पे लात मारा? कौन मारा है पेट पे? सुरेश। आपके पेट पर? हाँ, अब मेरे डिलीवरी हुई है। अभी डिलीवरी भी हुई है? हाँ, ऑपरेशन से डिलीवरी। हाँ सर। तो ये कितने बजे की घटना है तकरीबन? ये 12 बजे की। 12 बजे की? जी सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं। क्या वो लोग दबंग हैं क्या? हाँ जी सर। हाँ जी, गुर्दांगर्दी है और दबंगाई दिखाते हैं। हम लोग वहाँ से जाते हैं तो हम लोग को गाली देती है और अब तो शब्द बोलती रहती है। अच्छा बेटा, तुम्हारे साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ घटना ये हुई थी, उसका बेटा है एक अंकित नाम है ना, स्कूल का नाम तो अमित है। वो क्या बोलते हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोग को वो मतलब अनाप शनाप बोलता है और गंदी गंदी गालियां देता है। और सुबह भी जाते हैं तो भी ऐसे ही करता है। उसके एक चाचा हैं जो कि क्राइम ब्रांच में है, वो भी मतलब यहाँ थाने पे वो दबाव देता है। बोलता है क्या कि वहाँ जब कोई पुलिस लोग आते हैं यहाँ पे तो वो दबाव दे देता है फोन करके। बोलता है कि हमारी मैटर है, हम वो सलट लेंगे उन लोग से। और जब हम लोग भी हमारे घर के कोई भी परिवार सदस्य जाते हैं तो क्या बोलता है, वो चाकू निकाल के या फिर चक्कू निकाल के कुछ भी वो हम लोग को दबा देता है। तो अब क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं। उस दिन जब जमीन को लेकर के विवाद हुआ था तो आप लोगों को क्या मारे पीटे भी थे वो लोग? हाँ, हम लोग को मारे भी पीटे थे। हम लोग को उसका बेटा मेरा कपड़ा चीर दिया था और मेरे पेट पे भी मारा था और कमर पे भी मारा था। कपड़ा फाड़ा था? उसका लड़का क्या नाम है? अंकित। कितना उम्र होगा तकरीबन? 18-19 साल का है वो। 18-19 साल का। ये कितने बजे घटना है? वो घटना है 12:30 बजे के लगभग। 12:30 बजे के लगभग। तो आप लोगों ने इसकी सूचना मांडा पुलिस थाने में दी? हाँ दिए थे। वो लोग कार्रवाई? वो लोग आए भी थे और क्या बोलते हैं, वो लोग बोले कि तुम लोग अपना कागजात लेके थाने चलो। अभी भी बेटा धमकी मिल रहा है आप लोगों को? धमकी तो मिलता है। किस तरह की धमकी मिल रहा है? यही कि मतलब उठा लेके जाएंगे, इन लोग को खत्म कर देंगे एकदम से। अगर आपके साथ कोई घटना हो रहा है बेटा तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो अब SC/ST बोलता है कि लगवा देंगे तो। SC/ST हाँ देख रहे हैं कितनी शर्म की बात है। मांडा पुलिस तहरीर तो ले लेती है मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करती है। कैमरे के सामने जो दिख रही होगी महिला, अभी कुछ ही दिनों के पहले जो है इनकी डिलीवरी हुई है। ऑपरेशन से जो है डिलीवरी होती है, मगर जब ये महिला वहां पे पहुंचती है तो इसके पेट में जो है लात मारा जाता है पुरुष के द्वारा। कितनी शर्म की बात है। योगी सरकार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार जो है महिलाओं के प्रति हमेशा कार्य करते हुए नजर आ रही है, मगर आज महिला जो है दर दर का ठोकर खा रही है और शासन प्रशासन से जो है इंसाफ की गुहार लगा रही है। आखिर कहीं ना कहीं राजस्व विभाग जो है ऐसे लोगों को कार्रवाई करने में क्यों नहीं करता? कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल ये राजस्व विभाग का जो है मामला है। राजस्व विभाग अगर थोड़ी सी बात को लेकर के अगर निपटारा जमीन का हो जाए तो ये दिन न देखना पड़े। फिलहाल और भी महिलाएं, तो क्या हुआ था आपके साथ? हम गए थे, हमारे भांजा छुड़ाने गए हम लोग, तो हमारा पहले साड़ी खींच लिए। कौन साड़ी खींच लिया? उनका बेटा। क्या नाम है बेटा का? अंकित नाम है। तो जैसे हम लोगों को करे तो हम और हमारा फोन छीन के, हम भी वीडियो ना, हमारा फोन छीन को पटक दिए तुरंत। हाँ, तो वो बोले कि तुरंत लाठी डंडा निकालो, हम लोग मारेंगे। हाँ, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं अपने छुड़ाने लगे आपस में। तो हमारी देवरानी के दांते काट लिए। कौन दांते काट? अंकित।
अंकित ही? हाँ अंकित काटे, फिर क्या कहते वो फोन हमारा छीन कर फिर अपना आप ही वीडियो बना। आप लोग सभी महिला ही, और आगे आ जाइए, आप लोग सभी लोग महिला ही गई थी क्या? हाँ हम ही लोग गए थे, हम ही लोग गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे पुरुष भी थे? हाँ वहाँ पे उनके थे, उनके पापा भी थे, अंकित भी थे, पर वो लोग अपना अपना कपड़ा फाड़ के दांते वाते काट के हमारे लोग का हम लोग 100 नंबर बुलाए, 100 नंबर का पुलिस कुछ किया ही ना, थाने बुला लिए, इन कागज कर लिए, बस हो गया। तो अब क्या चाहती हैं? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा जमीन हमें लोग दीजिए और उन्हें लोग को वहाँ हटाइए। अच्छा ये बताइए, जो जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, तो आपके साथ भी कुछ हुआ था? हाँ सर, क्या हुआ था? हम गए तो वहाँ पे अंकित जो है वो हमारा यहाँ ब्लाउज का दांते काट लिया, ब्लाउज दांत से खींच लिया, हम लोग छुड़ाने के लिए गए तो झोंटी खींच के मारने लगे और हम लोग अब क्या करें, मेरा मोबाइल तोड़ के वहाँ टिर्रे थे, उस पे पटक पटक के मेरा मोबाइल फोड़ के उसके डिस्प्ले चले गए। तो ब्लाउज कौन फाड़ा था? अंकित। देख रहे हैं, यही वो महिला है, देखिए अभी भी वही ब्लाउज जो है पहनी हुई है महिला। इस महिला का जो है ब्लाउज फाड़ा जाता है। फिलहाल आखिर किस बात को लेकर के फाड़ा जाता है? महिला जब अपने जमीन को लेकर के पहुंचती है, कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद जो है पक्ष और विपक्ष दोनों जो है एक दूसरे को जो है झगड़ा करने में तुल जाते हैं। फिलहाल मांडा पुलिस में पक्ष और विपक्ष दोनों जो है तहरीर देते हैं। और भी हम बातचीत करेंगे। तो अब क्या चाहती है? हमारा छोटी एक बच्चे, हम सारा दिन थाने पे लेकर वहाँ पे बैठे थे ना, हमारे बच्चे को दूध नहीं पिए थे। हम लोग वहीं पे रहे, यहाँ पे आते हैं, जब जाते हैं सुबह शाम अपने खेत पे गाली देते हैं, बोलते हैं भोसड़ी छक्का जा रहे हैं, मतलब गंदा भाषा का प्रयोग भाषा बोलती हैं। कौन बोलती है? उसकी बेटी आंचल काजल। आंचल और काजल? हाँ, और उसकी एक और बच्ची है, शादी हो गई है, और वो प्रियंका, वो बोलती है कि छक्का जा रही है, हिंजड़ी जा रही है, ऐसे भाषा का, ऐसे भाषा में गंदी गंदी गाली देती हैं। तो कार्रवाई क्या कुछ हुई? मांडा पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई? हमारा लोग को कुछ सुनवाई नहीं है। तो क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं यही कि हमारा कब्जा दिला दें। एसीपी साहब से क्या कहना चाहेंगे बेटा? एसीपी साहब से हम यही कहना चाहते हैं कि वो हमारा न्याय जो है वो करवा दें। जांच होने के बाद अगर जो भी कार्रवाई हो किया जाए। और उनका एक दामाद है जो कि हम लोग जाते तो वो धमकी देता है। क्या नाम है दामाद? नाम तो नहीं पता है, पर वो नदिनी से आया है, इतना जानते हैं। हाँ। क्या दबंग है क्या? हाँ, वो दबंग है, थोड़ा सा बोलता है कि इन लोग को उठवा ले जाएंगे, ये करवा देंगे, गोली मरवा देंगे, ऐसे बोलता है। आज सुबह जब गए तो बोल रहा था कि लाठी इकट्ठा करो, मारना है। देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बना हुआ है। इस परिवार को जो है SC/ST के मुकदमा में फंसाने की जो है साजिश की जा रही है। ये हमारा आरोप नहीं है, पीड़ित परिवार का आरोप है कि SC/ST के मुकदमा में जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। पूरा परिवार जो है डरा और सहमा हुआ है। कहीं ना कहीं मांडा पुलिस और राजस्व विभाग के उच्च आला अधिकारियों से ये पीड़ित परिवार रो रो करके इंसाफ का गुहार लगा रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि मांडा पुलिस इस मामले को किस तरह संज्ञान में लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है। खबर वाराणसी से है, जहां पर काशी तमिल संगम के चौथे संस्करण में आपको बता दें कि संगम के चौथे संस्करण में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आपको बता दें उत्तर दक्षिण की संस्कृति धरोहर को जोड़ने वाला एक अभिनव सेतु बन रहा है तमिल में। आपको बता दें कि वाराणसी के नमो घाट पर होगा कार्यक्रम का शुभारंभ। आज शाम 4 बजे नमो घाट पर होगा यह कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि सहित अनेक विशिष्ट अतिथि होंगे उपस्थित। तमिल कर कलाम और साथ ही तमिल सीखे थीम पर आधारित है इस वर्ष का आयोजन। तमिलनाडु से 1400 से अधिक प्रतिनिधि काशी पहुंच रहे हैं और साथ ही आज काशी पहुंचेंगे CM योगी आदित्यनाथ। खबर बिलग्राम से है, जहां पर शायर अहद-ले-तैब के महूर आफिर और साथ ही फिरोजाबाद के चहल्लू में उमड़ा जन सैलाब। आपको बता दें वहां पर मकबूल शायर और साथ ही समाज में अपनी सादगी, मोहब्बत और इंसानियत की पहचान रखने वाले मरहूम मोहम्मद आमिर खान वहां पर चहल्लुम की मजलिस आज उनके पैतृक गांव रसूलपुर में अदा की गई है। चहल्लुम में शामिल होने के लिए प्रदेश के कई जिलों से मोमिनून और साथ ही उलेमा किराम और साथ ही शुआरा
साल से काट रहे थे बैंकों के चक्कर, 1.5 घंटे में पास हुआ होम लोन। आपको बता दें, एलडीए होम लोन मेला में 24 बैंकों ने किया प्रतिभाग। आवंटियों ने भी खूब दिखाया उत्साह, लोगों के मौके पर ही दी गई एनओसी। 476 आवंटियों को होम लोन की मिली सहमति। आपको बता दें, वर्ष 2022 में लॉटरी के माध्यम से बसंत कुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ था। सोचा कि बैंक से लोन लेकर मकान का पैसा चुका दूं और अपनी संपत्ति का मालिक बन जाऊं, और कई बैंकों में गया, कागज पर कागज दिए लेकिन लोन नहीं मिल पाया। एलडीए के लोन मेला में सुबह 11 बजे आया, यूको बैंक के काउंटर पर कागज जमा किए और 1.5 घंटे में लोन पास हो गया। यह बताते हुए महेंद्र कुमार शर्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। महेंद्र शर्मा, उनकी पत्नी ने एलडीए के लोन मेला की जमकर सराहना की है। वह अकेले नहीं थे। सोमवार को गोमती नगर स्थित प्राधिकरण भवन में आयोजित लोन मेले में सैकड़ों आवंटी अपनी संपत्ति के मालिक बनने की दिशा में आगे बढ़े। दिन भर चली कार्रवाई के दौरान कुल 476 आवंटियों को बैंकों द्वारा होम लोन दिए जाने की सहमति प्रदान की गई है। और साथ ही साथ एलडीए के वित्त नियंत्रक दीपक सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों का आवंटन किया जाएगा, और साथ ही इनमें से कई आवंटी सही जानकारी के अभाव व बैंक से लोन न मिलने के कारण संपत्ति का पूरा भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आवंटियों पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ तो पड़ता है और देरी होने पर आवंटन निरस्त होने का खतरा भी रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आवंटियों की सुविधा के लिए लोन मेला आयोजित करने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन में सोमवार को प्राधिकरण भवन के लॉन में वहां पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोन मेला लगाया गया। इसमें 24 राष्ट्रीयकृत एवं अधिसूचित बैंकों ने प्रतिभाग किया और अपने स्टॉल लगाए हैं। लोन मेले में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई और यह सिलसिला शाम 5 बजे तक चला है। इस दौरान बैंक अधिकारी व कर्मचारियों ने लोगों को उचित लोन परामर्श दिया और साथ ही एलडीए की तरफ से आवंटियों को लोन के लिए मौके पर ही 4 माह पर एनओसी प्रदान की गई है। आपको बता दें, वित्त नियंत्रक ने बताया कि कुल 476 आवंटियों के आवेदन पर अलग अलग बैंकों द्वारा लोन दिए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। इसमें सर्वाधिक आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों ने किए हैं और कई आवंटी अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक आदि जरूरी दस्तावेज नहीं लाए थे, जिन्हें बैंकों द्वारा अलग से शाखा में संपर्क करने के लिए सूचित किया गया है। एलडीए का काम लोगों का आवास देना है और साथ ही इसमें अगर पैसों की रुकावट आती है तो प्राधिकरण अपने आवंटियों को बैंक से लोन दिलाने में भी सहयोग प्रदान करेगा। इसके लिए भी आगे भी इस तरह के लोन मेला आयोजित करवाए जाएंगे। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई रिजर्व पुलिस लाइन में यातायात माह नवंबर 2025 के सफल समापन के अवसर पर एक भव्य, सुव्यवस्थित एवं गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूरे माह चलाए जाए वाले जागरूकता अभियान में रैली, सेमिनार, विद्यालयों में गोष्ठियां एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों और दुर्घटना नियंत्रण प्रयासों के सफल संचालन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक हरदोई ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यातायात माह का उद्देश्य केवल एक माह तक चलना नहीं है और साथ ही ये अभियान भी नहीं है, बल्कि जनमानस में स्थायी जागरूकता स्थापित करने का एक उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए पुलिस प्रशासन और समाज सभी का संयुक्त प्रयास अत्यंत आवश्यक है। समारोह के दौरान यातायात माह के सफल संचालन में सड़क सुरक्षा जागरूकता, दुर्घटना में घायलों की त्वरित सहायता, सोशल मीडिया व जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और नियमों के पालन हेतु प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यापारियों, सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवकों, स्कूल कॉलेज प्रतिनिधियों और पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह तथा विशेष सम्मान प्रदान किया गया। सम्मानित व्यक्तियों में वे लोग भी शामिल रहे जिन्होंने समय रहते घायलों की मदद कर उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र अधिकारी, पुलिस लाइन के अधिकारी, कर्मचारी, विद्यालयों के छात्र छात्राएं तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बेहद मर्यादित और साथ ही उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट्स के अंदर हुई है। और अगर आप देखेंगे कि अगर क्राइम से रिलेटेड डेटा को देखें और हम ट्रैफिक दुर्घटनाओं से रिलेटेड डाटा को देखें तो उससे कहीं गुना ज़्यादा है। पूरे साल में अगर हम मर्डर की संख्या देखेंगे तो मैक्सिमम 30 या 40 होगी और वहीं पर सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 621 लोगों की जान जा चुकी है।
और उसका जो इम्प्लीकेशन है वो या तो परिवार समझ सकता है जिसके घर में से एक जनहानि हुई है, क्योंकि दो तरह की हानि होती है। पहली चीज तो है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जिसे बोलते हैं, जब किसी के घर से कोई आदमी सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है तो उसके घर वालों को जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, उसके परिवारजनों को जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है उससे वो कभी नहीं उभर पाता है। दूसरा, अगर देखें अधिकांश इन दुर्घटनाओं में हमारे जो नौजवान हैं जिनकी उम्र अगर हम कहें 15 साल से 40 साल के बीच में है, जो कि जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऑलरेडी अपना नौकरी करते हैं या अन्य कोई अपना व्यवसाय करते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से देश की जो प्रगति है उसमें उनका रोल था, जो प्ले होना था या हो रहा था, उनकी क्षति होने पर वो भी कम होता है। तो कुल मिलाकर जो हमारा नवंबर में हर वर्ष हुआ है और कुछ वॉलंटियर को आपके द्वारा सम्मानित भी किया गया है, इसे क्या कहना चाहेंगे? ये 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक यातायात माह का जो कार्यक्रम था वो पूरा लगातार 30 दिन तक चलाया गया था, जिसके अंतर्गत परिवर्तन के साथ साथ जागरूकता का कार्य भी किया गया, जिसमें सभी विभागों के द्वारा पुलिस विभाग साथ साथ ART विभाग ने भी कार्य किया। और इसमें जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर हमारे क्विज़ और निबंध प्रतियोगिताएं और अन्य प्रतियोगिताएं और जो यातायात नियम हैं उनसे जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और जो परिवर्तन का कार्य था वो भी किया गया था। और इसमें जो आज हमारे गुड समैरिटन्स थे, जिसमें 8 लोग थे जिन्होंने दुर्घटना के तुरंत बाद जो गोल्डन आवर्स था उसके अंदर जो दुर्घटना के अंदर जिनको चोटें आई थी उन लोगों को त्वरित तरीके से अस्पताल में पहुंचाकर उनकी सहायता की थी, तो उनको भी सम्मानित किया गया है। और इस तरीके से पिछले 1 महीने में लगातार परिवर्तन और जागरूकता का कार्यक्रम करते हुए जनपद हरदोई में परिवर्तन के साथ साथ जितने भी हमारे स्कूली बच्चे हैं उनको जागरूक किया गया है और आज कार्यक्रम का समापन किया गया है। ऋषिकेश में छेड़छाड़ की पीड़ित 5 वर्षीय बच्ची की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। जी हां, पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसकी विवेचना ऋषिकेश कोतवाली में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर वर्षा रमोला को सौंपी है। विवेचना में जिन जिन लोगों के नाम वीडियो वायरल करने के लिए लेकर सामने आएंगे उनके खिलाफ पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। SP जया बलूनी ने बताया कि 5 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने वाले 63 वर्षीय आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मामले में कुछ लोगों ने पीड़ित की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है, जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो गई है और साथ ही पीड़ित के परिवार की समाज में बदनामी भी हुई है। कानूनी तौर पर किसी भी नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करना एक अपराध है, इसीलिए पुलिस ने वायरल वीडियो के लिए आने वाले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही वीडियो वायरल करने वालों की पहचान पुलिस ने शुरू कर दी है। सोशल मीडिया से पुलिस ने कुछ वीडियो लिंक अपने पास सुरक्षित रखे हैं। जल्द ही मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। परसों एक घटना हुई थी जिसमें पता चला था कि एक छोटी बच्ची है 5 वर्ष की, जिसके साथ ही एक व्यक्ति 63 वर्ष का जिसका नाम बुद्धि सागर पांडे है, उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। तो इसके आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और जो आरोपी था वो मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला था और यहाँ पर शिवाजी नगर में कुछ समय से निवास कर रहा था। तो उसकी अरेस्टिंग करके उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और इसके बाद कल सोशल मीडिया पे कुछ लोगों द्वारा उस बच्ची की जो आइडेंटिटी थी उसको रिवील करने के कुछ वीडियोस प्रसारित हुए थे, जिसके आधार पर कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
खबर कानपुर से है, जहां कानपुर कोतवाली पुलिस ने फरवरी में दर्ज हुए धोखाधड़ी के एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए देहरादून से 10,000 रुपए इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फरवरी में कोतवाली थाने में रविंद्र सोनी नाम के व्यक्ति के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि उसने ब्लू चिप कंपनी, जो दुबई में सऊदी अरब में संचालित बताई जाती है, के नाम पर कई लोगों से मोटी रकम ठग ली और फिर देहरादून फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता से उसे लेते हुए जांच शुरू की है और तकनीकी सर्विलांस और गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम ने देहरादून भेजी गई और साथ ही टीम ने वहां से आरोपी रविंद्र सोनी को गिरफ्तार कर कानपुर लाया है। पुलिस पूछताछ जारी है और अपराधियों और अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके साथ कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं धोखाधड़ी में, इससे भी पूछताछ जारी है। पुलिस को शक है कि यह किसी संगठित गैंग का हिस्सा हो सकता है। पुलिस टीम को पुरस्कृत अभियुक्त को पकड़ने वाली पुलिस टीम ने उनकी सराहनीय कार्रवाई के लिए 10,000 का इनाम भी दिया है। यहाँ थाना कोतवाली में एक मुकदमा लिखा गया था 5/25, जो कि 420 का केस था। इसमें हम लोगों ने गिरफ्तार किया है रविंद्रनाथ सोनी को देहरादून से, और इसमें ये पता चला है कि एक ब्लू चिप कंपनी है जो कि दुबई और सऊदी अरेबिया में बेस्ड है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम से इसने रविंद्रनाथ ने काफ़ी लोगों से पैसे लिए थे। उसमें से जो 5/25 का मुकदमा है उसमें अराउंड 42.3 लाख वादी से लिए गए थे और इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ताकि हम आपको हर महीने रिटर्न्स देंगे। जब वो रिटर्न नहीं मिला और ये पता चला कि इसमें कुछ धोखाधड़ी चल रही है, तब ये मुकदमा लिखवाया गया था। वो अभी जांच में हम लोग देख रहे हैं कितने लोगों के साथ है, परंतु इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में हमने 3 मुकदमे ऐसे देखे हैं जो 420 के केस है, तो इनकी भी जांच हम कर रहे हैं। ये भी अभी जांच का प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा तो हम उनको भी नामित करेंगे। इसके ऊपर 10,000 का इनाम था और इसको देहरादून से हमने 30 तारीख में हमने इसको पकड़ा था। साथ में अभी जांच के क्रम में जो अकाउंट्स हमें मिलेंगे, जहां पर इसका मनी ट्रेल होगा, वो सब हम सीज करते रहेंगे। बिलग्राम थाना क्षेत्र से इस समय की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां थाना बिलग्राम पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 595/25 धारा 305, 331, 317 बीएनएस से जुड़े संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने गहन तलाशी और सूझबूझ कर भरी कार्रवाई के दौरान आरोपी को दबोच लिया है। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक जोड़ी पीली धातु की कान की झुमकी बरामद की है, जो मामले से संबंधित बेहद अहम सबूत माना जा रहा है। यह बरामदगी पूरे प्रकरण की जांच को और भी मजबूत दिशा देने वाली साबित होगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी से अब विस्तृत पूछताछ की जा रही है। यह भी जांच का विषय है कि इस घटना में कौन कौन शामिल हो सकता है तथा बरामद झुमकी किस परिस्थिति में आरोपी के पास पहुंची है। थाना बिलग्राम पुलिस की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास और सुदृढ़ हुआ है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी पुलिस द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है और आगे की कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। खबर मऊ से है, जहां इतिहास प्रमाणिक और मूल स्रोतों पर आधारित होना चाहिए। प्रोफेसर SNR रिजवी ने कहा, मऊ इतिहास मात्र तथ्य नहीं बल्कि अपने समय की सच्चाई का वर्णन है। इसी क्रम में प्रसिद्ध इतिहासकार, अनेकों पुस्तकों के लेखक, उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस के संस्थापक सचिव एवं पूर्व अध्यक्ष इतिहास विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रोफेसर SNR रिजवी ने 75 हीरक वर्ष पर आयोजित अभिनंदन समारोह एवं इतिहासकार के कर्तव्य का दायित्व, एक विमर्श और साथ ही विषयक राष्ट्रीय संवाद राहुल सांकृत्यायन एवं
सृजन पीठ बुजौटी युवा इतिहासकार गोल्ड मेडलिस्ट पत्रकारिता एवं राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त उनके शिष्य डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर SNR रिजवी द्वारा लिखित एक इतिहासकार की आत्मकथा पुस्तक का विमोचन प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर OP श्रीवास्तव और प्रोफेसर मुकुंद शरण त्रिपाठी, प्रोफेसर KK पांडे, प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ और प्रोफेसर अशोक सिंह, प्रोफेसर जियाउल्लाह और प्रोफेसर जयप्रकाश धूमकेतु द्वारा किया गया। साथ में प्रोफेसर रिजवी द्वारा केक काटकर 75 हीरक जन्मोत्सव भी मनाया गया। अपना सर अपना परिचय बताइएगा। मैं सेवानिवृत्त प्रोफेसर SNR गोरखपुर विश्वविद्यालय। जी आज किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ पे आज? ये मेरे शिष्य ने मेरे 75वें वर्ष के पूरा होने पर आयोजन किया। क्या कार्यक्रम में क्या था? कार्यक्रम में क्या था, क्या हुआ आज? कार्यक्रम में तमाम इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर से आए हुए इतिहासकारों ने इतिहास कैसा लिखा जाना चाहिए, इतिहास कैसा होना चाहिए और मेरे बारे में थोड़ा बहुत मेरे योगदान के बारे में बताया। इसमें इलाहाबाद के प्रोफेसर ओमप्रकाश श्रीवास्तव जो नियर अबाउट 79 ईयर्स उनका मुख्य प्रवचन। उसके बाद गोरखपुर के प्रोफेसर मुकुंद शरण त्रिपाठी, प्राचार्य DAV कॉलेज के कृष्ण कुमार पांडे, मोहम्मद आरिफ बनारस से, जियाउल्लाह मऊ से और अशोक सिंह गाजीपुर भूतपूर्व प्राचार्य गाजीपुर डिग्री कॉलेज, इन लोगों ने अपनी बातें रखी और मेरे बारे में जो योगदान उपलब्धियाँ हैं उनकी। मेरा सारा श्रेय जो है या इस आयोजन का सारा श्रेय रामविलास भारती को है। उन्होंने आयोजित किया था, उन्होंने संपादित कराया, संपन्न किया, ये सफल हो गया। इससे ज़्यादा कुछ ठीक है। लो अब जी आज का क्या कार्यक्रम था? पूरा परिचय। रामविलास भारती आज जिनके अंदर मैंने PhD की थी, हमारे प्रोफेसर SNR रिजवी जो एक बड़े इतिहासकार के रूप में जिनका नाम है प्रसिद्ध है और जिन्होंने लगभग 30-40 किताब जिन्होंने लिखी, जिनकी किताबें गोरखपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि चलाई जाती हैं। तो इनके आज 75 साल पूर्ण होने पे, इनकी हीरक जयंती पे हम लोगों ने ये हमने राष्ट्रीय संवाद रखा था। इस संवाद के माध्यम से इतिहास पे चर्चा की गई और इतिहासकार के दायित्व क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उस पर विमर्श किए गए। साथ साथ प्रोफेसर रिजवी सर जो उनके द्वारा जो है एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखी गई, जो एक इतिहासकार के रूप में मेरी आत्मकथा है, जो आत्मकथा इसका विमोचन किया गया इन सभी प्रोफेसर्स के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा। ये ऐसे लोग यहाँ थे जिनकी किताबें हमें पढ़ने को मिलती है, जो कंपटीशन के रूप में या इतिहास को जानने के रूप में। प्रोफेसर श्रीवास्तव जो OP श्रीवास्तव एक बड़े इतिहासकार के रूप में जिनका नाम है, प्रोफेसर आरिफ हैं, प्रोफेसर KK पांडे हैं, प्रोफेसर जियाउल्लाह जी, इस तरीके के सभी जो इतिहासकार हैं इनको इनके माध्यम से जो है इकट्ठा होकर के इतिहास पे चर्चा की गई और ये बताने का प्रयास किया गया यहाँ से कि इतिहास को किस रूप में देखा जाए। इतिहास एक पीढ़ियों दर पीढ़ियों एक संचालित करने वाला एक दस्तावेज होता है। इतिहास ही आने वाले कल को तय करता है और एक बेहतर भविष्य के लिए भी वो अपना रास्ता तय करवाता है। तो इस पे चर्चाएं की गई, लोगों ने सार्वजनिक बातें रखी। बच्चियों ने भी भाग लिया था यहाँ पर, क्या बच्चियों ने भी हिस्सा लिया था? हाँ, यहाँ जो ग्रेजुएशन की बच्चियाँ हैं या उससे नीचे की बच्चियाँ हैं, सभी बच्चियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इन बातों को सुना और आने वाले समय में इसको जो है आत्मसात करके एक बेहतर इतिहासकार के रूप में देश को क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं और वास्तविक इतिहास को किस रूप से संदर्भित किया जा सकता है, ये बात यहाँ से तय हो पाई है। और प्रोफेसर रिजवी जो इतिहासकार एक की जो किताबें हैं, 18वीं शताब्दी के जमींदार हैं, अभी इस तरीके के प्रोसीडिंग्स इन्होंने लगभग 50 प्रोसीडिंग्स में इन्होंने एडिटिंग किया है और इनकी किताबें हैं। तो ये सारी ऐसी किताबें हैं जो हम सब के लिए अनमोल हैं और ये ऐसी धरोहर है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर रिजवी का जो हीरक जयंती हम लोगों ने आज जनपद मऊ में मना करके और उस पर एक राष्ट्रीय संवाद करके समाज और देश को एक अच्छे इतिहासकार के रूप में कैसे काम करना चाहिए, इतिहास को किस रूप में और वास्तविक इतिहास किस
दिशा में होना चाहिए वो तय करना मैं समझता हूँ कि आज के इस राष्ट्रीय संवाद का मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ से हम लोग कुछ एक बेहतर इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहाँ पर मनाया गया है? कहाँ पर मनाया गया है कार्यक्रम? ये राहुल संकीर्तन सृजन पीठ जो डॉक्टर जो है जयप्रकाश धूमकेतु जी जो इनके निदेशक हैं भजौटी मऊ में है, यहीं आयोजित किया गया। आप बता अगली खबर हरदोई से है, जहां पर भैंस चोरों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। आपको बता दें, पैर में गोली लगने के बाद घायल 2 गैर जनपदीय भैंस चोर गिरफ्तार हुए हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर भैंस चोरों के साथ 4 साथी भागने में हुए कामयाब। बेनीगंज पुलिस ने सीतापुर जिले के सिधौली थाना क्षेत्र के गांव अघौरा निवासी फुरकान पुत्र उस्मान और साथ ही मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव पालड़ी निवासी शराफत पुत्र शानू को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों भैंस चोरों के पास से 2 तमंचे, 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस घटना में प्रयोग किया गया पिकअप डाला 3 भैंस चोर चोरी की भैंस बेचकर अर्जित किए गए 25,000 रुपए बरामद हुए हैं। पकड़े गए भैंस चोर दिन में भैंसों को बांधने के स्थानों पर रेकी करते थे और फिर रात में भैंस चोरी करके उसे वजन के हिसाब से MK एग्रो फार्म के माध्यम से फूड कंपनी को बेच देते थे। आज दिनांक 1-2 दिसंबर 2025 की रात्रि में थाना बेनीगंज पुलिस के द्वारा पशु तस्करी में संलिप्त 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम फुरकान पुत्र उस्मान निवासी अकोहरा थाना सिधौली जनपद सीतापुर एवं शराफत पुत्र शानू निवासी पालड़ी जनपद मुजफ्फरनगर हैं। दोनों अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। इनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, चोरी की हुई 3 भैंसें, घटना में प्रयुक्त वाहन एक पिकअप, 25,000 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।